हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET एग्जाम के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश और 200 नंबर के सवाल इसमें से आने वाले हैं। मतलब कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको 40 करने होंगे, 10 की आपके पास ओवरऑल चॉइस होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बाकी वीडियोस की तरह ये दावा तो नहीं करने वाले कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरे 200 में से 200 मिल जाएंगे, या फिर जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ 100% वही क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है, ताकि बच्चों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो। और उस सिलेबस के ही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको पिछले 2 सालों से जो पेपर आए हैं उनका डिटेल एनालिसिस करने के बाद और रीसेंट ट्रेंड्स का ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, सिंप्लीफाई करके सिलेबस को बिल्कुल, और उन टॉपिक्स में से कौन कौन से और कितने इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस की। तो जो ऑफिशियल साइट है उसके अंदर इंग्लिश का सिलेबस आपको बहुत कम दे रखा है। 6 पार्ट में बटा हुआ सिलेबस है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, जिसके अंदर आपको फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी पैसेजेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो वर्बल एबिलिटी के ऊपर है। तीसरे पार्ट में रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस हैं। चौथे पार्ट में चूजिंग द करेक्ट वर्ड है। 5वें पार्ट में एंटोनीम एंड सिनोनिम्स हैं। और छठा जो पार्ट है वो वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड है। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि छोटा सा सिलेबस जो है ऑफिशियल साइट पे दे रखा है इंग्लिश का, क्या इसको पढ़ना ही काफ़ी है? इसके बिहाफ पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे? देखिए, इसको अब समझिए। ये जो टॉपिक्स हैं इनके अंदर अपने आप में बहुत सारे सब टॉपिक्स छुपे हुए हैं। जैसे आपको मैं लास्ट में बोला वोकैबुलरी का पार्ट, तो वोकैबुलरी का पार्ट ही अपने आप में बहुत वास्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बन सकती हैं, जो अपने आप में ही जो एक अलग से टॉपिक्स हैं। तो इन्हीं चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं और ये भी बताता हूं कौन कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हैं उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, वो आप लोग कर लोगे। दूसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं तो वो है रीअरेंज द सेंटेंसेस। इसको समझिए, जो पिछले 2 साल से एग्जाम में हर बार इसके सवाल आ रहे हैं, तो इस बार भी मेरे हिसाब से कम 2 से 3 सवाल इसके ऊपर ज़रूर आएंगे। ये रीअरेंज द सेंटेंसेस को हम PQRS के नाम से भी जानते हैं। है क्या इसके अंदर आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस को काट के अलग अलग पार्ट्स में, 3-4 पार्ट में काट के ऊपर नीचे करके आपको दे रखा होगा, और आपसे पूछेंगे कि आप इन सबको एक सीक्वेंस में लगाइए जिससे कि एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। इसको हम PQRS बोलते हैं, और 2 से 3 सवाल इसके ऊपर ज़रूर आने के चांसेस हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो उसको हम चूज द करेक्ट वर्ड या फिर सेंटेंस कंप्लीशन या फिर एरर्स के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग इसके नाम हैं, और इसके ऊपर भी कम से कम 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसको समझिए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपको एक सेंटेंस दे देंगे, बीच में एक फिलिंग द ब्लैंक होगा, जिसके अंदर आपको 4 वर्ड्स होंगे। उन चारों वर्ड्स में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। या फिर इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में बांट देंगे ABCD करके, और आपसे पूछेंगे कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट के अंदर एरर है, कौन से पार्ट के अंदर गलती है। अब जरूरी नहीं है कि आपको उसकी पूरी PhD करनी है और उसमें से आपको क्या गलती है उसको ठीक करके लिखना पड़ेगा। इतना नहीं करना आपको, सिर्फ आपको इतना बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट के अंदर मिस्टेक है, वो पार्ट आपको मेंशन कर देना है। तो इसके अंदर भी कम से कम 3 से 4 सवाल आएंगे आपके। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग को समझिए। करेक्ट स्पेलिंग 4 वर्ड्स आपको दे रखे होंगे, जिसमें से कौन सा जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है वो आपको पता होना चाहिए। और ये जानने के लिए जितना आपको आसान लग रहा है सुनने में, उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा शब्द आपके ऑप्शन में आ गया जिसका आपको मतलब ही नहीं पता है, तो उसकी सही या गलत स्पेलिंग आप कैसे बता सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले वोकैबुलरी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगला जो पार्ट है वो आपका बनता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। अब ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे कि आपको एक छोटा सेंटेंस दे देंगे, उसके लिए एक वर्ड आपको बताना पड़ेगा जो इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको हम एथीस्ट बोलते हैं। मतलब एक इंसान जो भगवान में ना माने, उसको हम नास्तिक बोल सकते हैं। तो ये वर्ड आपको, ये जो है सेंटेंस आपको मिल जाएगा, और कौन सा वर्ड इसके लिए बिल्कुल सही है, एक वर्ड में आप कैसे सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। इसको हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इसके भी 2 से 3 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला पार्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हम मुहावरे और कहावत बोलते हैं हिंदी में। ये तो आपने कई बार सुना होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इतने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं,
तो सब तो आपको याद रखना बहुत इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सही तरीका आपको मैं अगर बताऊं तो ये है कि आप इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल अपनी, पहले इसको पढ़िए, इनका मतलब समझिए कि आपको मतलब पता होना चाहिए, और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए, मतलब उसका एग्जाम्पल या सेंटेंस लिख के देखिए। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ लंबे टाइम तक याद रह सकते हैं। अब आपका टॉपिक आता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, जिसको हम पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द भी बोल सकते हैं। तो ये भी, इसके लिए भी आपको बहुत सिंपल सा है कि भाई आपको वोकैबुलरी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको एक शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप उसका अपोजिट वर्ड कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए आपको एंटोनिम सिनोनिम के लिए वोकैबुलरी मजबूत करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश का पेपर बेहतर चाहते हैं तो अपनी वोकैबुलरी को अब से ही मजबूत करना शुरू कर दीजिए, और इस टॉपिक के भी आपको कम से कम 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी आ सकता है, हालांकि एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन पिछले हमने जो 2 साल के पेपर देखे हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं कि आपको पोएम का छोटा सा सेंटेंस दे, छोटा सा जो है एक पैराग्राफ दे देंगे, या फिर सिंपल एक लाइन दे देंगे जिसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी पड़ेगी। और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन इसके ऊपर ज़रूर आ सकते हैं। आगे बात करें उससे पहले आपको बता देता हूं कि CUET के अलग अलग पेड कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, जिसमें लैंग्वेज में इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, उसके अलावा डोमेन्स में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके अलावा बात करें तो जनरल टेस्ट का भी एक स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप उनकी पेड क्लासेस चाहते हैं, पूरा कोर्स चाहते हैं हमसे, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सारे कोर्स बहुत डिटेल्ड में और बिल्कुल आसान भाषा में आपको पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, जिसको हम आसान भाषा में ग्रामर समझ सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें आती हैं। हालांकि इनकी वेटेज तो बहुत कम है, सिर्फ आपको 1 या 2 या 3 सवाल देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बात सिर्फ ये 1-2 सवाल की नहीं है। बात है कि आपको जितनी बेहतर इनकी ग्रामर की नॉलेज होगी, इन टॉपिक्स की नॉलेज होगी, उतना ही बेहतर ये जो पीछे मैं आपको क्वेश्चंस बता चुका हूँ इतने सारे, उनको करने में भी आपको हेल्प कहीं ना कहीं इसकी ज़रूर पड़ेगी। तो अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो इतने सारे सवाल जो मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ उन सबको सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, और आप जितना बेहतर तरीके से इसको आप पढ़ लेंगे उतना ही बेहतर तरीके से जो क्वेश्चन मैं आपको इतने सारे बताए हैं उन सब में आपको सॉल्व करने में इनकी मदद ज़रूर मिल जाएगी। अब मैं बात करूँ इनको पढ़ने की, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जितना हमने एनालिसिस किया है पिछले 2 सालों के जो पेपर हैं, बहुत इन डेप्थ नॉलेज तो आपको नहीं चाहिए इनकी, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज ज़रूर चाहिए। तो अगर आप इनकी बेसिक नॉलेज भी पढ़ लेते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगी आपके लिए। अगले 3 से 4 जो सवाल आएंगे वो हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर या एक्टिव पैसिव वॉइस के ऊपर, और इसके भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पढ़ के इसको ज़रूर जाना, क्योंकि 3 से 4 सवाल इसको देखने को मिले हैं, तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। आप इनकी बेसिक नॉलेज पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, आप आराम से उन 3 से 4 सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगला टॉपिक बहुत अजीब है, लेकिन 1-2 सवाल इसके ज़रूर आए हैं, वर्ड एनालॉगी के ऊपर। अभी वर्ड एनालॉगी हालांकि जनरल टेस्ट के जो है पेपर के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन पिछले सालों से हमने देखा है कि 1-2 सवाल भी इसके ऊपर आए हैं। और वर्ड एनालॉगी बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इंक इज़ टू पेन, देन व्हीकल इज़ टू डैश। जैसे कि भाई पेन को चलाने के लिए इंक की ज़रूरत होती है, वैसे व्हीकल को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैंने देखे हैं 1-2 क्वेश्चन भी इनके आ रखे हैं। लास्ट जो आपके क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन है आपके राइटिंग सेक्शन के ऊपर। तो राइटिंग सेक्शन के ऊपर भी सवाल ज़रूर आ रहे हैं। राइटिंग सेक्शन जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, और जो है नोटिस हो गया, रिपोर्ट हो गया और लेटर हो गया, इन सब के आपको फॉर्मेट पता होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आने वाले, लेकिन आपको फॉर्मेट ज़रूर पता होनी चाहिए कि भाई कहाँ पर हम डियर फ्रेंड लगाते हैं या कहाँ पर रेस्पेक्टेड सर लगाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको उनके फॉर्मेट पता होने चाहिए। इसके ऊपर भी 2-3 सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करके पूरे सिलेबस को समझाया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।